हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में पूछा था कि हम पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करें या पार्ट टू स्टार्ट करें। तो ज़्यादातर बच्चों ने पार्ट टू के लिए बोला है, तो मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, पार्ट टू का फर्स्ट चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ठीक है, पार्ट टू में मैंने लास्ट में बताया था कि फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर यानी रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है, जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिलेबस है वो आपका ये है। आपको क्या क्या पढ़ना होता है, इंट्रोडक्शन है सबसे पहले, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टीआईआर, ठीक है, फिर रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस, फिर प्रिज्म है, उसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। इन सारे टॉपिक्स को हमें कवर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे बेटा, ठीक है, ऑप्टिक्स क्या होती है। ठीक है, ऑप्टिक्स क्या होती है। ऑप्टिक्स का मतलब होता है बेटा जब हम लाइट को स्टडी करते हैं, ठीक है, लाइट का कैसे चल रही है, प्रोपागेट कैसे कर रही है, उसका नेचर क्या है, ठीक है, उसका प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, तो इन सब की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स बोलते हैं। अब ऑप्टिक्स को फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है रे ऑप्टिक्स और सेकंड है वेव ऑप्टिक्स। अब रे ऑप्टिक्स क्या है, ठीक है, जब भी हम, ठीक है, हम लाइट को पार्टिकल्स के फॉर्म में एज्यूम करें, किस फॉर्म में, पार्टिकल्स के फॉर्म में, ठीक है, तो उनसे जो फिनोमिना सारे के सारे फिनोमिना होते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। जैसे अब कौन कौन से फिनोमिना होते हैं जो पार्टिकल्स पे, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जो आपका सोलर कॉन्सेप्ट होता है कि कोई मटेरियल है, इसके ऊपर फोटॉन्स गिरते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और उसके बाद यहाँ से करंट फ्लो होने लगती है, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर में। उसके बाद नेक्स्ट होता है कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है कि कोई अगर हाई फ्रिक्वेंसी का कोई लाइट आ रही है और किसी मटेरियल पे ये अगर इंसिडेंट होती है, चार्ज पार्टिकल होना चाहिए मटेरियल, तो इसमें क्या होता है, जो इसके बाद जो स्कैटर होगी, तो स्कैटर होने के बाद में जो इसकी वेवलेंथ होती है ना, ये वेवलेंथ क्या हो जाती है बेटा, डिक्रीज कर जाती है। पहले हाई वेवलेंथ रहेगी और बाद में क्या हो जाएगी, वेवलेंथ डिक्रीज कर जाएगी स्कैटरिंग के बाद में। इसे हम बोलते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस इफेक्ट को डिस्कवर किया था। ठीक है, ये ऐसा फिनोमिना है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट जो सिर्फ पार्टिकल नेचर को ही प्रूफ करते हैं, इसको आप वेव से प्रूफ नहीं कर सकते। अब वेव ऑप्टिक्स क्या होता है, वेव ऑप्टिक्स में हम लाइट को क्या अज्यूम कर लेते हैं, वेव अज्यूम कर लेते हैं। तो वेव से कौन कौन से फिनोमिना हमें देखने को मिलते हैं नेचर में। एक इंटरफ्रेंस। इंटरफ्रेंस क्या होता है, आपकी कोई वेव्स हैं, दो वेव्स ऐसे जा रही हैं, ये आपस में क्या हो जाती हैं, सुपर इम्पोज करती हैं। सुपर इम्पोज जब करती हैं बेटा, तो ये क्या बनाती हैं, आपकी फ्रिंजेस बनाती हैं। कभी ब्राइट फ्रिंजेस बनाएंगी, कभी डार्क फ्रिंजेस बनाएंगी। ठीक है, ऐसे ब्राइट डार्क ऐसे करके ये फ्रिंजेस बनाती रहते हैं, जैसे आपने देखा होगा जेब्रा क्रॉसिंग, ठीक है, उसी टाइप की ये बनाती हैं। उसके बाद पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेशन होता है कि बेटा जैसे लाइट जब आ रही होती है तो आपको पता है ये मल्टी डायरेक्शनल, ठीक है, वाइब्रेशंस होते हैं इसमें। ठीक है, लाइट के जो वाइब्रेशंस होते हैं ये मल्टी डायरेक्शन होती हैं। अब इसमें कुछ स्पेशल टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं, उन क्रिस्टल्स को अगर बीच में लगा दिया जाता है तो इनके जो मल्टी डायरेक्शनल वाइब्रेशंस है ये कट हो जाते हैं, सिर्फ यूनी डायरेक्शनल बचते हैं, किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में इसके वाइब्रेशन बचते हैं, बाकी सारे कट हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं इस फिनोमिना यानी मल्टी डायरेक्शन, ठीक है, सिंगल डायरेक्शन में ले आना ही इसको क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। ठीक है, इसके बाद बेटा डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है, डिफ्रैक्शन मान लीजिए कि आपके पास एक डार्क रूम है, आप, ठीक है, एक कमरा है जिसमें बिल्कुल भी लाइट नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या है, एक बहुत हल्का सा पिन जैसा एक होल कर देंगे और यहाँ से जब लाइट आएगी तो इस होल में जाएगी, यानी इस होल के साइज के बराबर ही लाइट ऐसे बाहर निकलेगी। लेकिन आप देखेंगे इसमें कि जब इस होल से जब लाइट निकलती है और जो यहाँ पे स्पॉट पड़ता है, वो स्पॉट इस होल के बराबर नहीं पड़ता है, वो स्पॉट बड़ा सा होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी लाइट आई होगी। अब लाइट कैसे आई होगी, धीरे धीरे बेंड हुई होगी। तो जो लाइट इस होल के बाद में धीरे धीरे से बेंड होती है ना, इसे ही बोलते हैं डिफ्रैक्शन। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। ठीक है, किसी भी जब लाइट इस तार इस पे पड़ती है तो वो क्या होती है, बेंड हो जाती है। इस फिनोमिना को हम डिफ्रैक्शन बोलते हैं। और ये सारे फिनोमिना किससे प्रूफ होते हैं, आपके वेव से प्रूफ होते हैं। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, लाइट जब किसी पॉलिश्ड सरफेस पे जब इंसिडेंट होती है, ठीक है, तो सेम मीडियम में क्या रहती है, वापस चली जाती है। ठीक है, ये इंसिडेंट रहे और ये आपके रिफ्लेक्टेड रहे, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्शन, पॉलिश जो सरफेस होता है उसको हम मिरर बोलते हैं। ठीक है, मिरर आपका कैसा होता है, मिरर आपका बेटा प्लेन होता है। तो प्लेन मिरर जैसे जो नॉर्मल हम लोग सुबह सुबह फेस देखते हैं,
ठीक है। इस प्लेन मिरर का जो सिंबल होता है जो हम फिजिक्स में बनाते हैं वो इस टाइप का बनाते हैं। उसके बाद कुछ मिरर्स होते हैं जो स्फेरिकल होते हैं। स्फेरिकल मिरर्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, जैसे जो हमारी बाइक्स होती हैं उस बाइक में ना, बाइक्स में जो हम ऐसे साइड मिरर लगाते हैं, ठीक है। बाइक्स में जो साइड मिरर्स लगे होते हैं वो क्या होते हैं, आपके स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, ठीक है। ठीक है, ये ऐसे इंसिडेंट रे आई और ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे चली गई। इसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको पता है 2 लॉज होते हैं। फर्स्ट जो हम 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट लॉ क्या होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है बेटा, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच वाला जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच वाला जो एंगल होता है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड लॉ क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सारे के सारे यानी ये और ये और ये, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये सारे के सारे एक पेज में होते हैं, ठीक है, मतलब प्लेन में होते हैं। इसके बाद बेटा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर समझिए एक आपके पास फुटबॉल है, ठीक है, और वो फुटबॉल किसका बना हुआ है, ग्लास का, ठीक है। उस फुटबॉल को आप बीच से कट कर दीजिए, बीच से या कहीं से भी इसको छोटा सा पार्ट एक निकाल लीजिए, पार्ट निकाल लिया, ठीक है, ऐसे करके। तो क्या होगा, अब इसमें क्या कर सकते हैं आप, जो पार्ट ये निकला हुआ है इसमें आप, ठीक है, इसमें जो आप पॉलिश करेंगे वो पॉलिश आप इनसाइड भी कर सकते हैं और पॉलिश आप आउटसाइड भी कर सकते हैं। जब आप पॉलिश इनसाइड कर देंगे तो बाहर वाली सरफेस क्या रहेगी, ट्रांसपेरेंट रहेगी। इसका मतलब उससे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, यानी वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगी। और ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है चूंकि आउटसाइड है तो इसका मतलब सेंटर के क्या है, अवे है, ठीक है। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम द सेंटर हो तो इसका नाम रखा गया है बेटा कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं इसको, कॉन्वेक्स मिरर। और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो अगर टुवर्ड्स द सेंटर हो तो इसे क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर, ठीक। नेक्स्ट देखिए, ये कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन लिखिए। कॉनकेव मिरर क्या होता है, टुवर्ड्स द सेंटर, कॉन्वेक्स मिरर अवे फ्रॉम द सेंटर। अब इसके बाद बेटा टर्म समझेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो आप ऑलरेडी 10th में पढ़ चुके हो, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जो कॉन्वेक्स, ठीक है, जैसे ये मान लीजिए आपका मिरर है कॉन्वेक्स, इसमें जो जिस स्फीयर से ये कट किया गया होता है उस स्फीयर का जो सेंटर होता है, उस स्फीयर का जो क्या होता है बेटा, सेंटर, उसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और इस स्फीयर की जो बेटा रेडियस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इस पार्ट का यानी ये जो आपका मिरर है इसका जो मिड पॉइंट है, इसका जो क्या है मिड पॉइंट, इसे हम बोलते हैं बेटा पोल बोलते हैं। क्लियर। एपर्चर, एपर्चर क्या होता है, जैसे ये आपका जो मिरर है, ठीक है, इस मिरर का ये जो डाया होता है, ये वाली डिस्टेंस, यानी ये ए है और ये बी, तो ए बी जो ये है ये आपका क्या होता है, ये एपर्चर होता है। एपर्चर से क्या पता चलता है कि आपका मिरर का साइज, जैसे मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का है तो छोटा होगा, 20 का है तो और बड़ा होगा। तो एपर्चर से साइज का हमें पता चलता है, 1 सेंटीमीटर है तो और कम होगा, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद बेटा एंगुलर एपर्चर। एंगुलर एपर्चर क्या होता है, एंगुलर एपर्चर होता है कि जो एपर्चर है, ठीक है, ये जो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है, कहां पे एंगल सबटेंड कर रहा है, सेंटर पे, ठीक है। जो एपर्चर सेंटर पे एंगल सबटेंड करता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंगुलर एपर्चर। क्लियर। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इसे क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है कि अगर किसी भी मिरर में अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रही है, कैसे आ रही है, पैरेलल, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो जिस भी रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे है प्रिंसिपल एक्सिस को जिस भी पॉइंट पे कट करेगी उस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। क्लियर। प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन है, जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या होता है बेटा, वर्चुअल होता है, ठीक है, आगे भी आपको दिखाते हैं, ठीक है, ये। और कॉनकेव मिरर के लिए क्या होता है, रियल होता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये मिरर कौन सा है बताइए, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, बाहर वाली, ठीक है, अवे, यानी सेंटर इस साइड है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, अवे, तो इसका मतलब ये कौन सा होगा, अवे फ्रॉम द सेंटर। तो अवे फ्रॉम द सेंटर क्या होता है, पहला, यानी कॉन्वेक्स, ठीक है। और इसमें क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी इस साइड है और सेंटर भी इस साइड, तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉनकेव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये पैरेलल रे आई है और रिफ्लेक्शन के बाद ये ऐसे चली गई है, तो इसको अगर पीछे आप एक्सटेंड करेंगे तो ये एफ पे कट करेगी, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है देखिए बैक साइड में आया है, ठीक है, तो
ठीक है, बैक साइड में है बिहाइंड द मिरर, तो इसलिए ये क्या है, वर्चुअल है, और ये क्या है, इनसाइड है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रियल फोकस, ठीक है, रियल पॉइंट। फोकल लेंथ, अब फोकल लेंथ क्या होता है, जो फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस, इसे क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, ठीक है। अब ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, कॉन्सेप्ट इस पूरे चैप्टर का, ठीक है, इस पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन बच्चों को जो होती है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, वो होता है सिर्फ साइन को लेके, कि कब प्लस लेना है और कब माइनस लेना है। बच्चे इसी में परेशान रहते हैं सर, ठीक है। तो आपको ये साइन कन्वेंशन एक अच्छे से समझ लेना है। साइन कन्वेंशन क्या है, देखिए, ठीक है, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, जितनी जो भी डिस्टेंसेज हैं वो सारी की सारी कहाँ से मेजर करनी है आपको, पोल है। जैसे ये मान लीजिए ये पोल है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर है, ठीक है, तो डिस्टेंस कहाँ से मेजर करोगे, ऐसे मेजर करोगे, ठीक है। और इमेज आपकी इस साइड बनी है, तो डिस्टेंस कैसे मेजर करोगे, पोल से। स्टार्ट करना है पोल से, और हमेशा एरो लगाना है, ऐसे रे, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है पोल से। द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। अब नॉर्मली करते क्या है, मिरर में ऑब्जेक्ट जो होता है वो आपका लेफ्ट साइड ही ज़्यादातर प्लेस किया रहता है, बट ऐसा कुछ फिक्स रूल नहीं है, ठीक है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट आपका इस साइड है, ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट है और जो मिरर है, ऑब्जेक्ट से मिरर के साइड ही रेज जाएंगी, तो ये जो रेज हैं, ठीक है, इंसिडेंट रेज, इनकी डायरेक्शन, ठीक है, इसी डायरेक्शन से हम जो डिस्टेंस की डायरेक्शन होती है उससे कंपेयर करते हैं, इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है। अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट आपका, अब ये अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम मेजर करें तो क्या है, पोल से मेजर करना है, तो पोल यहाँ पर है, पोल से ऑब्जेक्ट के जाएंगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है और ये जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, सेम डायरेक्शन में कि अपोजिट में, अगर अपोजिट में है तो क्या होगा, माइनस, यानी ये डिस्टेंस किस में ली जाएगी, माइनस ली जाएगी। और अगर मान लीजिए इमेज यहाँ पर फॉर्म हो रहा है या कुछ भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो अगर ये डिस्टेंस ऐसे मेजर की जाती तो ये वाली डायरेक्शन और ये देखिए सेम है, तो इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस किस में ली जाएगी, पॉजिटिव में, ठीक है। तो वापस से ध्यान दीजिए, अगर कोई जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस है तो क्या लेंगे हम, पॉजिटिव, और अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो क्या लेंगे, नेगेटिव। बस ये माइंड में आपको फीड कर लेना है, ठीक है। आप फ्रंट और बैक से मत इसको, ठीक है, कंपेयर करिएगा जैसे आप 10th में कर रहे थे, क्योंकि 10th में वो ट्रिक सारे काम कर जाते थे, ठीक है, यहां पर आप फंस जाएंगे। हाइट मेजर्ड, अब हाइट देखिए, अगर ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है बेटा, तो जो हाइट अपवर्ड डायरेक्शन में होगी ये पॉजिटिव ली जाएगी, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी वो कहीं पर भी हो, ठीक है, ये सारी क्या होंगी, नॉर्मल, जैसे वाई एक्सिस में हम नॉर्मल लेते हैं मैथ्स में। क्लियर, सारे साइन कन्वेंशन समझ में आए, ठीक है। देखिए ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, और यहाँ पे जो डिस्टेंस मेजर किया गया है ये क्या है, अपोजिट में है, ये डायरेक्शन ये दोनों की, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और ये डायरेक्शंस, ये डिस्टेंस देखिए, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये डिस्टेंस किस में ले जाएगी, पॉजिटिव में। हाइट ये अपवर्ड डायरेक्शन में तो क्या लेंगे, पॉजिटिव, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो क्या लेंगे, नेगेटिव, ठीक है। रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो आपको पता है सेंटर और पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो हाफ होता है, जो मिड पॉइंट होता है, यही होता है फोकस, ठीक है। यानी R इक्वल टू क्या होता है बेटा, F/2, ठीक है, सॉरी, ठीक है, F इक्वल टू R/2, F इक्वल टू R/, यानी फोकस जो होता है वो रेडियस के हाफ पर होता है ना, ठीक है, F इक्वल टू R/2। अब ये चीज, ये जो फॉर्मूला होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में होता है, मतलब ये दोनों में होता है, ठीक है। ये कॉनकेव में भी अप्लाई होगा और कॉन्वेक्स में भी अप्लाई होगा, जो भी स्फेरिकल मिरर्स हैं उन सब में अप्लाई होगा, ठीक। अब कुछ इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्म करने की कुछ हम रूल बेटा, ठीक है। इमेज जो फॉर्म किया जाता है, सबसे फर्स्ट रूल क्या है, जो हम 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस वापस से रिवाइज है, ठीक है। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, कैसे आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से पास करेगी, फोकस से, फर्स्ट लॉ, ठीक है, फर्स्ट लॉ। सेकंड क्या है, अब जैसे इसी का कन्वर्स, अगर कोई रे फोकस से जा रही है तो कहां से क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फोकस से पास करेगी तो पैरेलल, और पैरेलल आएगी तो फोकस से पास, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट। थर्ड क्या है, अगर कोई रे पोल पे इंसिडेंट हो रही है, कहां पर, पोल पे,
तो पोल पे जिस एंगल पे इंसिडेंट होगी, मान लीजिए अल्फा पे इंसिडेंट हो रही है, तो जो रिफ्लेक्ट होगी ना अल्फा से ही ये वापस जाएगी। जिस एंगल पे पोल पे इंसिडेंट होगी उसी एंगल से ये वापस चली जाएगी। ठीक है, थर्ड लॉ है। फोर्थ क्या है कि अगर कोई रे है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, कहाँ जा रही है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आएगी। ठीक है, इसके पीछे रीजन ये होता है क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या होता है, ये नॉर्मल हो जाता है। नहीं, कोई भी सर्कल है, कोई भी सर्कल को अगर हम कोई भी सर्कल है, उस सर्कल के सेंटर को हम सर्कल के किसी पॉइंट से अगर ज्वाइन कराते हैं और इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दी, क्या तो 90 डिग्री होता है, यानी नॉर्मल बन जाएगा। अगर कोई रे अगर इससे ऐसे आ रही है तो इसका मतलब नॉर्मली ही आ रही है। ठीक है, नॉर्मली आ रही है तो इसका मतलब इंसिडेंट एंगल कितना हो जाएगा, 0, तो रिफ्लेक्शन एंगल भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो 0 पे आ रही है तो 0 से ही निकल जाएगी। ठीक है, इसीलिए ऐसा होता है। नेक्स्ट देखिए मिरर फॉर्मूला। ठीक है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने 10th में बहुत बार यूज किया है, लेकिन ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ ये आपने 10th में नहीं पढ़ा है। अब इस फॉर्मूले को आज हम डिराइव करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम किसके लिए करेंगे बेटा, कॉनकेव मिरर के लिए। फॉर्मूला सबके लिए सेम आएगा, मैं पहले से बता दे रहा हूं, लेकिन हम एक बार सबके लिए करेंगे, कॉनकेव मिरर के लिए भी करेंगे और कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी कैलकुलेट करेंगे ये फॉर्मूला। कॉनकेव मिरर में आपको पता है, ठीक है, आपको टोटल कितने केस बनते थे बेटा, 6 केस बनते थे ना। ठीक है, 6 केस में से 5 ऐसे केस होते थे जिनमें इमेज क्या बनती थी बेटा, रियल बनती थी यानी फ्रंट में, और एक केस ऐसा होता था लास्ट वाला ना, जब ऑब्जेक्ट कहां पर हो, जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस और पोल के बीच में हो, तो वहां पर इमेज कैसी बनती थी, वर्चुअल। ठीक है, अगर 10th वाली बात आपको याद हो तो। ठीक है, तो इसमें से हम क्या लेंगे, सबसे पहले उन 5 में से कोई भी एक केस ले लेंगे। मान लेते हैं कि जो इमेज है वो हमारी क्या बन रही है, फॉर्म हो रही है, रियल इमेज फॉर्म हो रही है। तो रियल इमेज फॉर्म है, तो रियल इमेज कहाँ फॉर्म होता था, 5 में से, यानी इन्फिनिटी और फोकस के बीच में कहीं पर भी रख दो आप। कहां पर रख देना है, इन्फिनिटी और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को, तो हमने रख दिया यहां पर ए बी। क्लियर। ठीक है, ए बी रख दिया, और आपको पता है इमेज बनानी है, इमेज के लिए तो आपको पता है कौन कौन सी रेज डालनी है हमें, या तो पैरेलल डालनी है या फोकस से डालनी है या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से डालनी है। तो सबसे पहले कौन सी डालेंगे, पैरेलल, ये रेड वाली। पैरेलल गई तो कहां से पास करनी चाहिए इसको, फोकस से, बिल्कुल फोकस से पास कर गई है। ठीक, सेकंड रे हमने कहां से डाली, पोल पे डाला। सेकंड रे हमने कहां डाला, पोल पे। तो पोल पे पता है जिस एंगल पे जाएगी उसी एंगल से वापस आ जाएगी। उसके बाद एक रे हमने कहां से पास करा दी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जिस रास्ते से जाएगी वो सेम पाथ को क्या करेगी, ये रिट्रेस करेगी। तो उसी पाथ को ये क्या रिट्रेस करते हुए आ रही है। ठीक है, तो ये दोनों जो रेज हैं एक दूसरे को यहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, तो जो इसकी इमेज फॉर्म होगी, ठीक है, वो देखिए इन्वर्टेड फॉर्म हो रही है। ठीक है, और रियल फॉर्म हो रही है। ठीक, अब मान लीजिए यहां पर इमेज आपकी फॉर्म हो गई है, ये इमेज है, तो पोल से डिस्टेंस मेजर करते हैं, यानी पोल से यहां पर ये पोल से ये जो डिस्टेंस है, ये इमेज डिस्टेंस हो जाएगी, इसको क्या बोलते हैं, वी। देखिए ये वी लिखा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका यहां पर है, पोल यहां पर है, तो ठीक है, तो पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, हम यू बोलते हैं। क्लियर, यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि आर। क्लियर। अब बेटा यहां से लेके यहां तक आर है और यहां तक क्या है, वी। तो ये बताइए ये बीच में डिस्टेंस कितनी बची है, ये आपकी बच जाएगी आर माइनस वी। क्लियर है। ठीक है, अब यहां पे देखिए यहां से लेके यहां तक टोटल आपका यू है, और यहां से लेके यहां तक आर है, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आर है और ये यू है, तो ये कितना बचा है, यू माइनस आर। तो ये सारी डिस्टेंसेस क्लियर हो गए, यू माइनस आर और आर माइनस वी। अब आगे देखिए, ठीक है, ये सारी जो लैंग्वेज है, वो जो सारी इमेजेस गई हैं उसी के बारे में बताया गया है। अब देखिए ये इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो डायग्राम है ना। आपको पता है ये सिमिलर ट्रायंगल का है। ट्रायंगल को देखिए, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, ए बी और सी, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, उसके बाद ए डैश बी डैश सी, ये वाला ट्रायंगल।
देखिए ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो ट्राइंगल्स के 2 एंगल्स इक्वल हो गए तो थर्ड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। यानी 2 ट्राइंगल्स के अगर ऑल एंगल्स इक्वल हो गए तो इनको क्या बोलते हैं, सिमिलर ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है, मैथ्स वालों को पता होगा। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल है, और अगर सिमिलर ट्राइंगल है तो आपको पता है बीपीटी थ्योरम होती है। ठीक है, कि इनके जो प्रोपोर्शनल साइड्स होंगे उनका कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगी उनका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो जो ए बी है, ए बी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी हो जाएगी, ए डैश बी डैश, तो ए बी अपॉन ए बी डैश, और बेस कौन सा है, बी सी इसका है, उसका बी डैश सी, तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, बी सी अपॉन क्या हो जाएगा, बी डैश सी हो जाएगा। ठीक है, बी सी और बी डैश सी, क्लियर। अब इसके बाद इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दीजिए। नेक्स्ट देखिए ट्राइंगल ए बी पी, ट्राइंगल ए बी पी, ए बी और पी, ये वाला ट्राइंगल को ध्यान देना है, इस वाले ट्राइंगल को ध्यान दीजिए। उसके बाद ट्राइंगल कौन सा है, ए डैश बी डैश पी। ठीक है, ए डैश बी डैश पी। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स को ध्यान से देखिए। ये एंगल कितना है बेटा, 90 डिग्री, और ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। और ये रे कहाँ पर आई है, पोल पे। तो आपको पता है पोल पे जिस एंगल पे अगर ये अल्फा पे आई होगी तो ये अल्फा पर ही निकलेगी। ठीक है, तो इन दोनों ट्राइंगल्स में ये 90 90 हो गया, और ये एंगल अल्फा अल्फा इक्वल होगा, तो इसका मतलब थर्ड वाला भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यानी इन दोनों ट्राइंगल्स में भी सारे एंगल्स क्या होंगे, इक्वल हो गए। अगर एंगल्स इक्वल हो गए तो ये दोनों भी क्या होंगे, सिमिलर ट्राइंगल होंगे, और सिमिलर ट्राइंगल होंगे तो इनके साइड्स की रेशियो क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल किसके हो जाएगा, बेस कितना है इसका बी पी, और इसका क्या हो जाएगा, बी डैश पी, तो बी पी अपॉन बी डैश पी। अब इन दोनों को कंपेयर करिए, देखिए ये वाला भी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इसके इक्वल है, बी सी अपॉन बी डैश एक, और ये वाला भी बी पी अपॉन, यानी ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे कंपेयर करेंगे तो। ठीक है, इन दोनों को इक्वल रख दिया। अब इनकी वैल्यू रख दीजिए। बी सी ध्यान दीजिए यहाँ पर। ठीक है, इस ट्राइंगल में ध्यान से देखिए, बी सी, ये बी सी है आपका। ठीक है, तो ये बी सी डिस्टेंस हमने कितनी निकाली थी, यू माइनस आर। ठीक है, यू माइनस आर हम रख देंगे। उसके बाद बी डैश सी, देखिए ये बी डैश है आपका और ये सी है, तो ये बी डैश सी हमने कितना कैलकुलेट किया था, आर माइनस वी, तो ये आर माइनस वी रख देंगे। उसके बाद बी पी, ये बी है और ये पी है, तो बी पी आपका पूरा यू हो जाएगा। और उसके बाद क्या, बी डैश पी, तो ये बी डैश है और ये पी है, तो बी डैश पी कितना था बेटा, वी, यानी ये हो जाएगा u अपॉन वी। क्लियर, ये आ गया। अब क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा यू वी माइनस आर वी, यू आर माइनस यू वी। अब क्या करेंगे आप, यू वी को आप इस साइड ले आइए, तो माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, तो यू वी और यू वी क्या हो जाएगा, 2uv, और माइनस आर वी को आप इस साइड ले आइए तो ये प्लस में आ जाएगा, तो यू आर प्लस वी आर हो जाएगा। अब क्या करिए आप, यू वी आर से दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, यू वी आर से डिवाइड करिए तो क्या बन जाएगा, यू वी और यू वी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 2 अपॉन आर। यू वी आर देखिए, यू वी आर से डिवाइड कर देंगे तो यू वी कैंसिल हो गया, तो क्या बन जाएगा इधर 2/r, और इधर क्या हो जाएगा, u और r कैंसिल हो गया, क्या बन जाएगा, इधर v बचेगा, और इधर क्या बचेगा, v और r कैंसिल हो जाएगा, बचेगा u। और 2 अपॉन r क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था कि f की वैल्यू क्या होती है बेटा, r/2। f की वैल्यू क्या होती है, r/2। तो इसको पलट दीजिए, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, f अपॉन 1, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/r, ये भी पलट जाएगा। तो यानी 2/r को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 अपॉन f लिख सकते हैं, 1 अपॉन f आ गया। 1 अपॉन f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। क्लियर, देखिए फॉर्मूला ड्राइव हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट केस देखेंगे। ठीक है, ये वाला केस हमने कब देखा है, जब हमारा ऑब्जेक्ट्स, जब हमारा जो इमेज है वो क्या बन रहा था बेटा, रियल बन रहा था, सॉरी जो हमारा इमेज है वो रियल बन रहा था। इस बार बनाएंगे इमेज हमारा वर्चुअल है, यानी कि लास्ट केस। कॉनकेव मिरर में कौन सा केस, लास्ट केस, जब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पर हो, फोकस और पोल के बीच में हो। तो इस बार ऑब्जेक्ट को हम कहाँ ले लेते हैं, फोकस और पोल के बीच में ले लेते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्या करेंगे, पैरेलल निकालेंगे बेटा, एक रे को क्या निकालेंगे, पैरेलल निकालेंगे। ठीक है, पैरेलल निकालेंगे तो आपको पता है रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास करना है, इसको फोकस से पास करना है, तो ये फोकस से पास करके इसे निकल जाएगी। ठीक, उसके बाद एक रे अब कहाँ से निकालेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रहेगी तो आपको पता है उसी पाथ को रिट्रेस करते हुए निकल जाएगी, सेम पाथ को रिट्रेस करेगी।
अब ये दोनों रेस को अगर बाहर आप पीछे पीछे बैक साइड में आप एक्सटेंड करेंगे तो ये जाके कहीं ना कहीं इधर एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे। यहाँ पर जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पर आपका इमेज फॉर्म हो जाएगा। यानी इमेज इस बार कहाँ बन रहा है? बिहाइंड द मिरर। ठीक है, मिरर के पीछे बन रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज। ठीक है, ठीक है, वर्चुअल बोलेंगे। वर्चुअल क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप स्क्रीन नहीं लगा सकते। ठीक है, क्योंकि मिरर के पीछे की बात है। आप इसको मिरर में देखेंगे, ये आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा। आप इसको मिरर में देखेंगे तभी आपको दिखेगा। ठीक है, फ्रंट में अगर होता है तो स्क्रीन लगा के हम उसको क्या कर लेते हैं? ऑब्टेन कर लेते हैं। तो वो सारी क्या होती हैं? रियल इमेजेस होती हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट जो हम लाइन, ठीक है, नेक्स्ट जो रे भेजेंगे वो पोल पे भेजेंगे, जैसे पिछले वाले में भेजा था। तो पोल पे पता है जिस एंगल पे जाएगी उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो अल्फा पे गई तो अल्फा से ही बाहर निकल जाएगी। और इसको भी पीछे की साइड एक्सेप्ट करेंगे तो वहीं पे जाके इंटरसेक्ट करेंगी सारी रेस। ठीक है, तो वापस से देखिए दो ट्राइंगल्स ए बी सी और ए डैश बी डैश सी। ए बी सी ये हो गया और ए डैश बी डैश सी डैश। इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिए ये एंगल तो कॉमन ही हो गया दोनों में, और ये 90 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री हो गया। दो एंगल इक्वल हो गए तो थर्ड ऑटोमेटिकली इक्वल होगा ही होगा। ठीक है, तो ये ट्राइंगल्स क्या हो गए? सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तो बेटा क्या होगा? रेशियो इक्वल होगा। तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ठीक है, बोल सकते हैं ए बी अपॉन ए डैश बी डैश क्या हो जाएगा? दोनों के बेस बी सी अपॉन बी डैश सी। तो बी सी अपॉन बी डैश सी हो जाएगा। नेक्स्ट ट्राइंगल ए पी बी और ए डैश बी डैश पी। ठीक है, इसमें देखिए ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। ठीक, अब ये जो ए डैश बी डैश ये वाली जो लाइन है ए डैश पी, ये पीछे ही, इसको पीछे एक्सटेंड करिए तो ये एंगल बेटा अगर अल्फा है ना भाई, ये एंगल कितना था? जैसे ये वापस से समझिए, यहाँ से ये रे आई थी पोल पे जिस एंगल पे आएगी उसी एंगल पे गई है, यानी ये अल्फा है तो ये एंगल कितना होगा? अल्फा। और इसी रे को पीछे एक्सटेंड किया गया है, ध्यान से देखिए। और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर ये अल्फा है तो यानी ये अल्फा है तो ये भी क्या होगा बेटा? अल्फा। चूंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं, क्या वर्टिकली अपोजिट क्या बन रहे हैं? एंगल्स बन रहे हैं। तो ये एंगल भी कितना आ गया? अल्फा। अब समझिए ये ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल है, ये अल्फा है और ये भी अल्फा है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, यानी दो एंगल इक्वल हो गए तो थर्ड ऑटोमेटिकली इक्वल होगा ही होगा। इसका मतलब ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर हो जाएंगे तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश क्या लिख सकते हैं? इसका बेस यानी बी पी अपॉन बी डैश पी राइट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इन दोनों इक्वेशंस क्या करा देंगे? कंपेयर करा देंगे। तो ये और ये क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए दोनों को कंपेयर करा दिया गया तो ये इक्वल हो गया। अब इसके बाद वैल्यू कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद वैल्यू पुट करिए बी डैश सी। ठीक है, बी डैश ये है और सी ये है। ठीक है, बी डैश सी ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? यहां से लेके यहां तक बेटा क्या है? आर है, और ये कितना है? वी है। ये कितना है? वी है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? लेकिन ये आर जो मेजर करते हैं, डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं? पोल से, पी से। तो पी से सी पहले मेजर करोगे तो ये आर मेजर करोगे, यानी ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में क्या होगा? ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर है तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये होगी, ये क्या हो जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका मतलब ये क्या होगा? माइनस आर, और ये सेम डायरेक्शन होगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। तो यानी ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी? माइनस आर प्लस वी, माइनस आर प्लस वी। तो ये वैल्यू हमने रख दिया बी डैश सी। नेक्स्ट देखिए बी सी। ठीक है, बी सी देखिए ये बी सी है। ठीक है, पी से लेके सी तक ये क्या है? आर है, और पी से लेके बी तक ये ऑब्जेक्ट, यानी बी पे क्या है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ये यू है। तो कितना बच जाएगा? ये आर माइनस यू, आर माइनस यू। ठीक है, आर माइनस यू बचेगा, और बाहर क्या लगा देंगे? चूंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो माइनस आर और माइनस यू। ठीक है, ये साइन के साथ रखा है, जैसे लेफ्ट साइड में है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस आर, और इस साइड है तो क्या हो जाएगा? माइनस यू। तो इसमें से माइनस आर में से माइनस यू को आप क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या? माइनस आर प्लस यू, यानी यू माइनस आर। क्लियर? और इस साइड बी डैश पी अपॉन में बी पी, ये बी डैश है और ये पी है, और ये क्या हो जाएगा? बी पी। ठीक है, बी डैश पी की देखिए, बी डैश पी कौन सा डिस्टेंस है? ये वी हो जाएगा,
और बी पी क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, बी क्या है, ऑब्जेक्ट, बी तो ऑब्जेक्ट है ही, तो ये क्या हो जाएगा माइनस यू, और ये हो जाएगा आपका वी, तो ये हो जाएगा वी अपॉन माइनस यू। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे बेटा, इसको इस वाले से और इसको इस वाले से, ठीक है, तो क्रॉस करा देंगे। क्रॉस कराने के बाद देखिए क्या आएगा, ठीक है, ये माइनस यू आर हो जाएगा, ये माइनस यू वी हो जाएगा। उसके बाद वी को माइनस आर से कराएंगे, माइनस वी आर, वी को यू से कराएंगे तो यू वी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस यू वी को इस साइड भेज देंगे, ठीक है, इस साइड भेज देंगे तो ठीक है, तो यू वी और यू वी, टू यू वी हो जाएगा, और माइनस वी आर को इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा यू आर प्लस वी आर। इस लाइन की नीड नहीं है, ठीक है, आप इसको समझिए, यहाँ से डायरेक्ट इसको इधर भेजा गया है और इसको इधर भेज दिया गया है बस, ठीक है। अब यहाँ से आर आर हो गया यू आर, और उसके बाद क्या करेंगे वापस यू वी आर से डिवाइड कर दीजिए आप, ये टू यू वी हो गया, तो यू वी से यू वी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा टू बाई आर, ठीक है, यहाँ पर वन अपॉन वी है, ये वन अपॉन वी, वापस से वन टू बाई आर, आप अभी पता तो क्या होता है वन अपॉन एफ होता है, वापस से देखिए सेम फॉर्मूला रिपीट करके आ गया, वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी। तो डेरिवेशन समझ में आया बेटा, ठीक है, बहुत इजी डेरिवेशन है, बस आपको सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी को, ठीक है, ध्यान देना है, उसी को अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए अब वापस से अब हम देखेंगे किसके लिए बेटा, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, के बाद बेटा अब हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है। ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, इसमें देखिए रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है वो क्या है, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर है, देखिए। तो इसमें सबसे पहले अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर में आपको पता है, आपने 10th में पढ़ा होगा कि इसमें कितने केस बनते थे, 2 केसेस ही बनते थे ना, एक इन्फिनिटी वाला और एक इन्फिनिटी और पोल के बीच वाला, 2 बनते हैं, और दोनों में इमेज कैसे बनती थी, वर्चुअल बनती थी। तो इसमें रियल का कोई केस नहीं है इसमें, ठीक है, इसमें इमेज रियल होगी या वर्चुअल होगी। आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर में ऑलवेज इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल ही बनती है, तो इसमें एक ही केस आएगा। तो आप इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी रख दीजिए, हमने रख दिया है कहाँ पर, इन्फिनिटी और पोल के बीच में ए बी ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले एक रे कौन सी हम डालेंगे, ठीक है, पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, तो आपको पता है ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, तो ये कहाँ से पास होती हुई अपीयर होगी, फोकस से, ये पीछे देखिए फोकस पे अपीयर हो रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम कहाँ से डालेंगे, पोल पे, तो पोल पे जिस एंगल पे बेटा डालेंगे उसी एंगल से ये वापस चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डालेंगे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से उसी सेम पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी। तो डायग्राम मेरे ख्याल से क्लियर होगी आपको। अब ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल, और उसके बाद ट्रायंगल देखेंगे ए डैश बी डैश सी डैश, ये छोटा वाला, तो ये एंगल कॉमन हो गया, और ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, 2 एंगल क्या हो गए बेटा, इक्वल हो गए, तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा, और सारे एंगल जब किसी 2 ट्रायंगल्स के क्या हो जाते हैं, ठीक है, इक्वल हो जाते हैं, तो वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। तो ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया, ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या होगा, थेल्स थ्योरम यानी बीपीटी थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल, तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल हो जाएगा किसके, बेस का, इसका बेस क्या है बी सी और इसका बेस क्या है बी डैश सी, तो बी सी अपॉन बी डैश सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब ट्रायंगल देखिए ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, ए बी पी ये वाला और ए डैश बी डैश पी ये वाला, ठीक है। तो इसमें देखिए ये एंगल क्या है, अल्फा है, जिस एंगल अल्फा पे आएगी तो अल्फा से ही वापस जाएगी, और इसी को पीछे एक्सटेंड किया गया है, ठीक है, इसको ऐसे बढ़ाएंगे, तो अगर ये एंगल अल्फा है बेटा, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से तो क्या होंगे, अल्फा होंगे, तो ये एंगल भी क्या हो गया, अब इन दोनों ट्रायंगल में देखिए ये एंगल अल्फा है और ये एंगल भी क्या हो गया, अल्फा हो गया, और ये 90 है और ये 90 है, 2 एंगल इक्वल हो गए, थर्ड एंगल क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी क्या ट्रायंगल्स हो गए, सिमिलर हो गए, सिमिलर हो गए तो क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल, तो ए बी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी, ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश क्या हो जाएगा, इसका बेस इसका, यानी बी पी अपॉन बी डैश पी। अब देखिए ये भी ए बी अपॉन ए डैश बी के इक्वल है और ये वाला भी है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, इन दोनों को आपस में इक्वल कर दीजिए, तो बी सी अपॉन बी डैश पी और बी पी अपॉन, अब उसके बाद क्या करेंगे, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। बी सी की वैल्यू देखिए क्या है, डायग्राम को देखिए,
बी सी यहाँ से लेके यहाँ तक। तो सबसे पहले बी सी को करने के लिए क्या चाहिए, बी पी। ये बी पी क्या हो जाएगी, यू ऑब्जेक्ट है, और ये क्या हो जाएगा, वी, सॉरी आर, सी है ना, तो ये क्या हो जाएगा आर। तो माइनस यू प्लस आर, माइनस यू प्लस आर, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए क्या लेंगे, और ये सेम डायरेक्शन में है तो आर ले लेंगे। ये तो समझ में ना, रे ऑफ इंसिडेंस आपकी ये है, तो ये देखिए ये अपोजिट डायरेक्शन में हो रही, क्या है सेम डायरेक्शन में है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए बी डैश सी, तो बी डैश यहाँ पर है और सी यहाँ पर है, तो ये कितना है बेटा आर है, और ये कितना हो जाएगा, इमेज यहाँ फॉर्म हुई तो भी, तो कितना बचेगा ये आर माइनस वी। तो बी डैश सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर माइनस वी। अब इसके बाद देखिए बी पी और बी डैश पी, बी पी ये बी है और ये पी है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी माइनस यू, और बी डैश पी क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, तो माइनस यू अपॉन वी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2uv वी आर प्लस वी आर। उसके बाद यू वी आर से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। यू वी आर से जब आप डिवाइड कर देंगे तो क्या बच जाएगा, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन यू और 2 अपॉन आर। 2 अपॉन आर आपको पता है क्या होता है, 1 अपॉन एफ होता है। तो ये भी क्या बन जाएगा बेटा, देखिए सेम फॉर्मूला आया। तो आपने देखा चाहे आपने लेंस कैसा लिया है, लेंस आपने चाहे कॉन्केव लिया है, सॉरी मिरर आपने चाहे कॉन्केव लिया है, और या फिर आपने कॉन्वेक्स लिया है, फॉर्मूला दोनों ही केस में। और कॉन्केव में तो हमने कई केस भी लिए थे, हमने रियल का भी देखा था और रियल इमेज का भी लिया था और वर्चुअल इमेज का भी लिया था, दोनों ही केस में यही आया। तो ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। अब चाहे कॉन्वेक्स हो, कॉन्केव हो, इमेज वर्चुअल हो, रियल हो, कोई भी हो, सबके लिए फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा, ये एक रेशियो होता है। ठीक है, जैसे ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की हाइट अगर मान लीजिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एचओ है, और जो आपकी इमेज आई है, ठीक है, मान लीजिए ये इमेज बनी है, इस इमेज की जो हाइट है बेटा हाइट ऑफ एच आई, हाइट ऑफ इमेज है। तो हाइट ऑफ इमेज का हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से जो रेशियो होता है उसे हम बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, एच आई अपॉन एच ओ। ठीक है, और इसी एच आई और एच ओ का जब हम रेशियो लेंगे माइनस वी अपॉन, मतलब ये जो एच आई और एच ओ होता है ना, ये जब हम सिमिलर ट्राइंगल से देखेंगे तो ये रेशियो किसके इक्वल होता है, माइनस वी अपॉन यू के। अभी आप पीछे देखिए, पीछे आप, ठीक है, अभी पीछे मैं आपको दिखाता हूँ, ये माइनस वी अपॉन यू के इक्वल ही होता है। यहाँ पे देखिए, जैसे ये क्या है, ठीक है, एच आई कौन सा है, यानी ये ए डैश बी डैश, ये आपका एच आई हो जाएगा, और ये क्या है एच ओ। ठीक है, यानी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ये जो वैल्यू है ये किसके है, बी पी अपॉन बी डैश पी के। तो बी पी क्या है आपका माइनस यू, और ये बी पी ये क्या था वी। देखिए यहाँ पे क्या जाएगा माइनस यू अपॉन वी, और ये क्या था आपका एच आई अपॉन एच ओ। ठीक है, सॉरी ये एच ओ अपॉन बी सी है ना, हाँ तो बी सी, सॉरी ये कौन सा ए बी था पहले, तो ए बी कौन सा होगा एच ओ, यानी एच ओ अपॉन जो एच आई है वो क्या आया है माइनस यू अपॉन वी। पलट दीजिए तो एच आई अपॉन एच ओ क्या हो जाएगा माइनस वी अपॉन यू। ठीक है, तो माइनस वी अपॉन यू जो ये जो माइनस वी अपॉन यू जो होता है ये सिमिलर ट्राइंगल से एक रेशियो निकल के आता है उसके इक्वल में। ठीक है, बाकी ये कोई फॉर्मूला नहीं है मैग्निफिकेशन का, ये एक रेशियो है जो उसके कोरस्पॉन्डिंग इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर हमें कभी चाहिए जो मेन लीनियर मैग्निफिकेशन की, ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला है वो यही है एच आई और एच आई अपॉन एच ओ। तो एच आई अपॉन एच ओ हमेशा माइनस वी अपॉन यू के इक्वल होता है। अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो लेंस होता है, लेंस में जब मैग्निफिकेशन लेते हैं बेटा तो वहाँ पर माइनस नहीं आता है, वहाँ पे क्या आता है प्लस आता है, यानी वहाँ पर जो फॉर्मूला यूज करते हैं प्लस वी अपॉन यू यूज करते हैं, ये मैं आगे बताऊँगा। यहाँ पर माइनस यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा ये किसी भी केस के ले लेंगे, ठीक है, चाहे मिरर आपका कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो। ठीक है, इमेज उसकी कॉनकेव में क्या होती है रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, सभी केस के ले लेंगे। अब इसमें देखिए जो ये जो मैग्निफिकेशन होता है इसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। अब ये जो स्मॉल एम की वैल्यू है बेटा अगर ग्रेटर देन 1 हो, स्मॉल एम इज ग्रेटर देन 1, तो क्या हो जाएगा
स्मॉल m अगर ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो आपको पता है स्मॉल m क्या होता है, HI/HO ग्रेटर देन 1, तो क्या हो जाएगा, इसको उधर भेज दीजिए, HI ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, HO, यानी हाइट ऑफ इमेज जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या है, ग्रेटर है। इसका मतलब इमेज क्या हो रहा है, लार्ज हुआ है, इनलार्ज हो गया है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, तो अगर लेस देन रहेगा तो क्या HI/HO लेस देन 1, तो ठीक है HI लेस देन HO, इसका मतलब क्या हो रहा है, इमेज डिमिनाइज्ड हो रहा है, ठीक है, छोटा हो रहा है। अब m पॉजिटिव है, इससे क्या रिजल्ट निकालेंगे हम, स्मॉल m की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। स्मॉल m अगर आपका पॉजिटिव है तो स्मॉल m होता क्या है बेटा, HI/HO इक्वल टू पॉजिटिव। अब आपको ये पता है जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है बेटा ये तो ऑलवेज क्या रहेगी, पॉजिटिव, क्योंकि इसको आप कैसे रखोगे, इसको ऑलवेज आप वो अपवर्ड ही रखोगे ना, वर्टिकली अपवर्ड ही, और वर्टिकली अपवर्ड रखोगे तो ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव है। अब हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव कब होगी, हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव कब होगा, जब ये अपवर्ड बने, ठीक है, वो चाहे यहाँ बने चाहे कहीं बने, अपवर्ड बने, ठीक है। अब अपवर्ड एक ही केस बनता है, चूंकि अगर फ्रंट में बनेगा, ठीक है, तो ये अपवर्ड तो बनेगा नहीं, पीछे ही बनेगा, सॉरी इन्वर्टेड बनता है फ्रंट में, अपवर्ड आ रहा है, अपवर्ड बन रहा है, इसका मतलब इमेज आपकी कहाँ बन रही होगी, बैक साइड में। और इमेज अगर बैक साइड में बन रही है तो ठीक है, तो बैक साइड की इमेज क्या बोलते हैं हम, वर्चुअल। क्या बोलते हैं बेटा, वर्चुअल। बात समझ में आ रही है, ठीक है, इमेज कैसी हो जाएगी, वर्चुअल। अब अगर सेम चीज m आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव, m नेगेटिव का मतलब HI क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब HI नेगेटिव कब होगा, ठीक है, यानी इन्वर्टेड बन रहा है, यानी HI नेगेटिव होगा, इसका मतलब डाउनवर्ड बन रहा है। डाउनवर्ड कहाँ बनेगा, फ्रंट में ही, क्योंकि बैक साइड में तो डाउनवर्ड बनता नहीं है, ठीक है, डाउनवर्ड तो फ्रंट साइड में बनेगा। अब फ्रंट साइड में ही बन रहा है तो इसका मतलब क्या बनेगा, ये इन्वर्टेड होगा, और फ्रंट में बन रहा है तो क्या होगा, रियल होगा। तो इसका मतलब m अगर नेगेटिव है तो यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हो आप कि इमेज कैसी है आपकी, रियल है और इन्वर्टेड, और m अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, इरेक्ट और वर्चुअल। ये आप एकदम याद कर लीजिए, ठीक है, इसको माइंड में एकदम फीड कर लीजिए कि m पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, और m नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है। कॉनकेव मिरर्स के लिए, ठीक है, कॉनकेव मिरर्स में आपको पता है इमेज कैसे बनता है। कॉनकेव मिरर में आपको पता है जो ये फोकस होता है, तो फोकस से इन्फिनिटी तक के लिए क्या होता है, रियल इमेज बनती है। तो रियल इमेज है तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। और ये लास्ट वाला जो केस होता है, सिक्स्थ केस, इसमें क्या होता है, आपकी इमेज कैसे बनती है, वर्चुअल, और वर्चुअल है तो क्या होगा, पॉजिटिव। तो यानी कॉनकेव मिरर में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिल देंगे। जो कॉनकेव मिरर है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है इसका मैग्निफिकेशन। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में आपको पता है, कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ इमेज कैसी देती है, इमेज कैसा देता है, वर्चुअल। तो अगर इमेज वर्चुअल देता है तो इसका मतलब इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स मिरर का मैग्निफिकेशन ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये बात याद रखेंगे, कई बार एमसीक्यूज में से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब स्फेरिकल मिरर्स का बेटा हम यूज देखेंगे, ठीक है, क्या यूज है। तो जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर क्या करता है, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है, आपको पता है ये कॉनकेव में प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल आएगी तो क्या करेगी, ठीक है, फोकस पे पास करेगी। तो देखिए ये रेज क्या कर रहा है, ऐसे कन्वर्ज कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, फोकस कर रहा है, ठीक है। तो जहाँ पर हमें रेज फोकस्ड करनी हो, यानी किसी पॉइंट पे फोकस करनी हो, तो वहाँ पर हम कौन सा मिरर यूज करेंगे, कॉनकेव। जैसे हेडलाइट्स में है ना, अगर आप बाइक चला रहे हैं तो आप क्या चाहेंगे, ठीक है, आप यही चाहेंगे ना कि आपकी जो लाइट है वो एकदम रोड पे पॉइंटेड रहे, ऐसा तो नहीं है कि एकदम चारों तरफ फैल के जाए, ठीक है। आप चाहेंगे कि लाइट आपकी एकदम रोड पे रहे और जहाँ पड़े वहाँ पर एकदम क्लियर दिखाई दे, ठीक है। तो इसका मतलब हेडलाइट्स वगैरह में जो हम यूज करते हैं वो कौन सा मिरर यूज करेंगे, कॉनकेव मिरर यूज करेंगे। इसके बाद रिफ्लेक्टर्स में, रेलवे इंजन्स वगैरह में, टॉर्च लाइट्स वगैरह में, वहाँ पर भी फोकस होता है ना, कि अगर ट्रेन आ रही है, ट्रेन इंजन है, तो इंजन से क्या चाहेंगे कि ट्रैक के सामने अगर कुछ भी है तो मैं दिख जाए, एकदम क्लियर दिखाई दो, बहुत दूर तक जाए, इसीलिए हम कौन सा यूज करेंगे, कॉनकेव मिरर यूज करेंगे एज ए रिफ्लेक्टर, ठीक है। अब एक और यूज आता है सेविंग और मेकअप में। आजकल देखा होगा ना कि जो फीमेल होती हैं वो बहुत छोटे छोटे से ऐसे मिरर्स लेके जाती हैं ना, वो छोटा सा किट होता है, उसमें अपना छोटा सा मिरर रखी रहती है, उसमें अपना फेस देख लेती है, बहुत छोटा होता है, ठीक है, ठीक है। तो कौन ये मिरर क्यों यूज किया जाता है,
ना। ये मेरा इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि देखिए इसका यहाँ पर ये जो सेविंग के जैसे यूज होता है, ये आपको जो फोकस और पोल के बीच वाला लास्ट वाला केस होता है, ठीक है, वहाँ पे यूज किया जाता है। यानी जब मिरर को आप जैसे ये इनको देखना है, ठीक है, तो ये बहुत पास में रख के बहुत छोटा सा सिर्फ फेस देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, बहुत पास में रखेंगे, आइस के बहुत पास में लेके आएंगे ताकि ये जो फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट आ जाए, जो इनका फेस है वो फोकस के अंदर आ जाए। जो फोकस के अंदर जाएगा तो इमेज कैसे बन जाएगी, वर्चुअल बन जाएगी और इरेक्ट बन जाएगी, तो इनको सीधा दिख जाएगा। नहीं तो इससे पहले रहेगा तो फिर क्या दिखेगा, इनको दिखेगा, ठीक है, मुंह जो फेस रहेगा वो उल्टा दिखने लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज होता है, ठीक है, बाइक वगैरह के, कार वगैरह के जो रियर मिरर्स लगे होते हैं, जो साइड वाले ना, कार्स वगैरह में जो ड्राइवर की सीट होती है उसके ऊपर देखा होगा, ये यहाँ पर ऐसे करके ऐसे लगा रहता है ये वाला, ठीक है, तो वो मिरर होता है। रियर व्यू पीछे देखने के लिए यूज करते हैं। तो इससे बेनिफिट क्या होता है पीछे देखने के लिए, तो पीछे क्या होता है इससे, एक तो अगर आप कार यहाँ चला रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, दूर होते हैं काफ़ी, ठीक है, दूर होते हैं। अब दूर को क्या देखना है, छोटे में देखना है, आप ऑब्जेक्ट्स काफ़ी दूर हैं और आप चाह रहे हो कि छोटे से मिरर में आप देख लो, और बहुत छोटा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़े से ट्रक है, बस है, उनका साइज़ भी बहुत बड़ा है, आप चाहते हो डिमिनिश्ड होके इसमें दिखाई दे, इसीलिए कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, क्योंकि ये काम कॉनकेव नहीं कर सकता, ठीक है। कॉनकेव आपको पता है, कॉनकेव एक तो इरेक्ट इमेज नहीं दिखाएगा, ठीक है, और कॉन्वेक्स क्या आता है, इरेक्ट इमेज दिखाता है, ठीक है, और छोटा भी करता है, इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, ठीक। अब कुछ पैराबोलिक मिरर्स भी होते हैं जिनका यूज किया जाता है, ठीक है। पैराबोलिक मिरर्स का यूज किया जाता है कि आपको जब, ठीक है, पैराबोलिक मिरर्स कैन फोकस अ वाइड पैरेलल बीम टू अ सिंगल पॉइंट, ठीक है, कोई पैरेलल बीम्स हो ऐसे करके इनको अगर एकदम कंसंट्रेटेड किसी सिंगल पॉइंट पर ही अगर आपको फोकस करना है एक पॉइंट पे, तो फिर हम पैराबोलिक मिरर्स यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो हमारा डिश एंटेना होता है, डिश एंटेना आपने देखा होगा ऐसा कुछ पैराबोलिक फॉर्म में होता है, ठीक है, तो उसमें होता है कैसे, पहले इंटरनेट समझ लीजिए कैसे, ये हमारे यहाँ जो सिग्नल्स आते हैं टीवी वाले, ये कैसे काम करते हैं। देखिए होता क्या है, ये आपका एक होस्टिंग सर्वर होता है कहीं पर, ये हमारे अर्थ है, और यहाँ पर कहीं मान लीजिए कहीं पर दिल्ली वगैरह में, नोएडा वगैरह में कहीं पर एक होस्टिंग सर्वर है, ठीक है, वहाँ से सिग्नल्स निकलते हैं, उस होस्टिंग सर्वर से सेटेलाइट को भेजे जाते हैं, ठीक है। वो सेटेलाइट क्या करता है, वो सेटेलाइट माइक्रोवेव के थ्रू भेजता है कहाँ पर, इस एंटेना के पास। ये एंटेना क्या करता है, उसको रिसीव करता है, फिर यहाँ पर एक लगा होता है वो उसके थ्रू, फिर वो वायर्ड के थ्रू कहाँ जाता है, सीधे सेट टॉप बॉक्स में, फिर सेट टॉप बॉक्स से सीधे टीवी, तब हमें जाकर प्रोग्राम दिखता है, ऐसे होता है, ठीक है। ऐसे इंटरनेट आपका काम करता है। अच्छा, ये माइक्रोवेव ही क्यों यूज करते हैं आजकल, देखिए जो ज़्यादातर जो 4G है, 5G है, इन सब में जो ज़्यादातर जो स्पेक्ट्रम यूज हो रहा है वो वाईफाई है, इन सब में माइक्रोवेव ही यूज हो रहा है। माइक्रोवेव का बेनिफिट पहले जो यूज होता था वो रेडियो वेव यूज होती थी, ठीक है। रेडियो और माइक्रोवेव में बेनिफिट ये है, ठीक है, कि माइक्रोवेव की फ्रेक्वेंसी जो होती है वो हाई होती है। आपको पता है ना स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम होता है गामा, जो लाइट वेव होती है उसमें कौन कौन से स्पेक्ट्रम है, गामा होता है, एक्स होता है, अल्ट्रा वायलेट होता है, लाइट होता है, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। यहाँ से फ्रिक्वेंसी हाई होती है, यानी इधर वाले, और इधर क्या होती है, फ्रिक्वेंसी लो होती है। तो माइक्रोवेव आपको पता है पहले पड़ जाता है और रेडियो वेव बाद में पड़ता है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, हाई होती है। जब फ्रिक्वेंसी हाई होती है ज़्यादा डाटा सकता है और फास्ट लेके जा सकता है, ठीक है। तो बेनिफिट क्या होगा, मोर डाटा और फास्ट, वैसे ही, ठीक है। स्पीड क्या है भाई, 4G से 4G से स्विच करने के बीच क्या, क्योंकि हम चाह रहे हैं ज़्यादा डाटा भेज सकें, ठीक है, और जल्दी भेज सकें, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। उसके बाद जो पैराबोलिक मिरर्स का एक और यूज किया जाता है कि अगर कहीं पर बीम्स को हमें बहुत लंबे ना लॉन्ग डिस्टेंस में का ट्रैवल कराना है, तब भी हम क्या करते हैं, इसको पैराबोलिक मिरर्स यूज करते हैं, ठीक है। पैराबोलिक मिरर्स आपके एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में भी यूज होते हैं, ठीक है, जो टेलीस्कोप होता है वहाँ पर ये यूज किए जाते हैं, ठीक है।
इसके बाद अब न्यूमेरिकल्स हैं स्फेरिकल मिरर्स के, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है बेटा।